नायक स्वामी रामदेव जी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा भारत के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने रायपुर पहुंचे, जहां उत्साहित कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। यहां से युवा कार्यकर्ताओं का काफिला स्वामी जी के साथ चल दिया संगोष्ठी स्थल की ओर। संगोष्ठी से पूर्व स्वामी जी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी को याद करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त की। एक ऐसे दिव्य आत्मा श्री साहिब सिंह वर्मा, जो अपने आंदोलन से बहुत गहरे जुड़े थे और कुछ वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक आदर्श भक्त के रूप में, एक आदर्श राजनेता के रूप में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अपने जीवन में निभाई। आज उनकी स्मृति में एक स्मारक का लोकार्पण दिल्ली में हो रहा है और हमारे साहिब एक पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है। उनकी बेटी रचना सिंधु और पूरा परिवार, वो भी अपने इस अनुष्ठान के साथ बहुत गहरे जुड़े हैं। उस पूरे परिवार के लिए और स्वर्गीय दिवंगत श्री साहिब सिंह वर्मा जी के लिए पूरे योगपीठ परिवार की ओर से हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं और उस महान आत्मा को प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की। तदुपरांत दीप प्रज्वलन के साथ संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ तथा युवा भारत के कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी ने संगोष्ठी में आए सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्र निर्माण एवं व्यवस्था परिवर्तन के इस कार्य में आगे आने एवं निर्णायक भूमिका निभाने के लिए आह्वान किया। युवा कार्यकर्ताओं ने भी आध्यात्मिक व परम वैभवशाली भारत बनाने के राष्ट्र नायक के प्रयासों को पूरा करने का संकल्प लिया। युवा भारत की इस प्रांतीय बैठक में आज छत्तीसगढ़ के 20,796 गांवों के जवानों की ओर से पुरजोर करतल ध्वनि से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। युवा भारत के साथियों, आज इस शहीद स्मारक भवन में हम सब लोग बैठ करके कसम खा करके जाएं कि जब तक हमारे शरीर में शहीदों का खून दौड़ रहा है, जब तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है, एक दिन आएगा कि छत्तीसगढ़ के जवानों की ओर से जो आवाज उठेगी, यह आवाज दिल्ली की सड़कों में गूंजेगी। साथियों, कुछ लोग सदा अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग सदा अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। अरे होली हो या दिवाली, सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है, अरे जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। युवा भारत के संगठन में जुड़ने का जो परिभाषा है वह यही है कि जो युवा जलती चिता पर बैठकर बीड़ा बजाना चाहते हैं, ऐसे ही साथी हमारे साथी बने, ऐसे ही लोग बाबा जी के साथी बने। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चाहे कितने ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे ऊपर घात प्रतिघात कितने ही ना हो जाए, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं, तभी आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे, अरे कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना ये हवन न होता, आशाओं की लाशें होती कफन न होता। कली कली निर्दय माली पर गुर्राई थी। सच कहता हूं, तभी आजादी आई थी। सच कहता हूं, तभी आजादी आई थी। आज हमारे बीच में
महाराज श्री का आशीर्वाद आपको ये प्रेरणा देने वाला है कि छत्तीसगढ़ के अंदर नवंबर के महीने में और पूरे देश के अंदर मई के महीने में 2014 के अंदर जो परिवर्तन की बयार दिखाई देती है, उस परिवर्तन की बयार में आप सबको अपने योद्धा बनकर के खड़ा होना है। ऐसे कितने हाथ हैं, मैं उन हाथों को ऊपर उठाना चाहता हूं जो स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहते। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। स्वामी जी के अनुशासन में रहकर, स्वामी जी के मार्गदर्शन में चलकर हम सारी बहनें अपने भाइयों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए अपने संगठन के निर्माण में सतत प्रयत्नशील हैं। अगर हम अलग अलग मंडल की बात करें तो हर मंडल में जो हमारी राज्य कार्यकारिणी बहनें हैं अपनी सारी टीम को लेकर के नियमित योग कक्षा का संचालन बखूबी कर रही हैं। आपदा राहत कोष के लिए अभी लगातार उनका परिश्रम चल रहा है और वो अधिक से अधिक राशि जमा करके अपने दूरस्थ स्थित भाई बहनों के लिए भी संकट की घड़ी में अपना योगदान देने को तत्पर हैं। औषधीय पौधों को लगा करके हम औषधीय पौधों का वितरण करने के लिए सतत प्रयत्नशील होती हैं। जड़ी बूटी दिवस का अवसर हो या अन्य जो भी उत्सव का समारोह का तिथि हो, उन सभी समयों पर हम औषधीय पौधों का वितरण कर औषधीय पौधों को लगाने के लिए गांव-गांव में जाकर के लोगों को प्रेरित करने के लिए हमारी सारी बहनें लगी हुई हैं, जिसमें बहन प्रभाती जी का नाम उल्लेखनीय है। बहन गीतांजलि जी, हेमलता जी, बहन मधु बहादुर जी, ये सारी बहनें मिलकर के सतत प्रयत्नशील होकर के अपनी पूरी टीम के साथ अपने पूरे राज्य में कार्य करने के लिए, नियमित योग कक्षा का संचालन करने के लिए, कक्षाओं में अधिक से अधिक साधक आएं, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और ये सब स्वामी जी की प्रेरणा से ही संभव हो पा रहा है। मैं इन पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगी। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो, चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और कहीं बैठो अगर तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। वंदे मातरम। जब भी मैं छत्तीसगढ़ में आता हूं तो एक स्लोगन लोगों के मुख से निकलता है, छत्तीसगढ़िया। अब आपको हो सबसे बढ़िया होना है, ज्ञान में, जीवन में, चरित्र में, सेवा में, संघर्ष में, निर्माण में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्रथम कोटि का बनना है। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया है। जो झोपड़ी में पैदा हुआ है, गरीबी हालात में पैदा हुआ है, जो वनवासी आदिवासी दलित के घर में पैदा हुआ है, उसको भी भगवान ने समान रूप से ज्ञान दिया है, समान रूप से उसके भीतर निष्ठा दी है, प्रेम करुणा वात्सल्य से उसके हृदय को भरा है, सींचा है, और एक एक व्यक्ति में अपरिमित, असीम, अथाह, अनलिमिटेड शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, पराक्रम है। ये बात यदि हमेशा आपके मन मस्तिष्क में रहे, हमेशा आपके विचारों में ये बात हिलोरे लेती रहे कि मुझे परमात्मा ने प्रथम होने की शक्ति दी है। भगवान राम भी तो हमारी तरह से थे, भगवान कृष्ण भी, भगवान शिव भी, आचार्य चाणक्य भी, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भी, माता सीता, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा बाई, जितने भी महापुरुष हुए सब हमारी तरह से। तो आपको कभी भी जीवन में छोटा नहीं सोचना। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा बन ही नहीं सकता, और निराशा को, कुंठा को अपने जीवन में आने ही नहीं देना। हमेशा आशावादी रहना है। आदरणीय वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ग्वालियर की छोटी छोटी सी गलियों में एक छोटी सी कोठड़े में उनका जन्म हुआ,
लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, देश के प्रधानमंत्री बने। अब्दुल कलाम साहब ट्रेन में अखबार और सूखे चने बेचा करते थे और उससे जो आमदनी होती थी उससे पुस्तक खरीद करके पढ़ा करते थे। देश के शीर्ष वैज्ञानिक बने। परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में उनको मिसाइल मैन के नाम से ही जाना जाता है। इस देश को सैन्य शक्ति संपन्न बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और संवैधानिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की एक आदर्श सेवा की। इब्राहिम लिंकन, जिस समय अंग्रेजों में श्वेत अश्वेत आंदोलन बहुत शिखर पर था, ब्लैक्स को बहुत घृणा किया करते थे, उस देश में जहां पर काले आदमी को देख करके उसके ऊपर थूक दिया करते थे, उसको अछूत समझा करते थे, उसको अपने पास में नहीं बैठने दिया करते थे, सत्ता में, व्यवस्था में, शिक्षा में, राजनीति में कहीं पर भी उनकी कोई न्यायपूर्ण भागीदारी नहीं थी। उस देश में अश्वेत नागरिकों को बराबर का अधिकार दिलाया और अश्वेत राष्ट्रपति उस देश का बना, यह कोई छोटी बात नहीं थी अमेरिका जैसे ताकतवर राष्ट्र में। मैं बात ये यूं कह रहा हूं कि इब्राहिम लिंकन ने सोचा कि मुझे भी शिखर पर जाना है तो वो पहुंच गया। अब्दुल कलाम जी ने सोचा कि मुझे भी भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया। मुस्लिम घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं ज्यादातर उन्होंने को टायर पंचर की दुकान पर लग जाता है, कोई उसमें बूचड़ खाने में, पशु काटने में लग जाता है, कोई ऐसे ही कपड़े धोने में लग जाता है, कोई और मेहनत मजदूरी कर लेता है। माने कुछ लोग यहां पर राष्ट्रपति पहले भी बने हैं, लेकिन जिस की कोई परंपरागत पृष्ठभूमि ना हो, जिसके पीछे कोई सरनेम ना लगा हो, वो व्यक्ति आगे आ सकता है। ईसा मसीह ने पहली सभा की तो उसमें 12 आदमी थे कुल। कितने? 12 आदमी। आज हमारा एक छोटा सा शिक्षक यदि कहीं योग शिविर लगाने जाता है गांव में भी, तो उसको 1200 आदमी मिल जाते हैं योग सीखने के लिए, देश से जुड़ने के लिए, सेवा के इस राष्ट्र निर्माण के इस काम से जुड़ने के लिए। ईसा मसीह ने जब अपना संदेश देना शुरू किया तो पहली सभा में 12 आदमी आए। प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जब अपने इस्लाम का संदेश देना किया तो 13 आदमी आए। जब नेपोलियन हो या हिटलर हो या सिकंदर हो, ये साधारण घरों में पैदा हुए लोग थे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अदना सा आदमी, बहुत खूबसूरत नहीं, बहुत देखने में कुरूप लगता था, और हिटलर भी एक छोटे से कद का आदमी, लेकिन उसके इरादे बहुत बुलंद थे। मैं उसकी क्रूरता की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात ये कह रहा हूं, एक बार कोई व्यक्ति ये मन में संकल्प ठान ले और उसके ऊपर निरंतर आगे बढ़ता रहे तो दुनिया का कितना ही ऊंचा क्यों ना हो शिखर, वहां वो अवश्य पहुंच जाता है। हमारे सामने भी चुनौतियां बहुत हैं, प्रश्न बहुत हैं। कभी कभी हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के पास में जितनी दौलत नहीं है उससे ज्यादा जिसके पास दौलत है उससे लड़ना कोई आसान काम है। लेकिन माना कि उनके पास में अकूत धन संपदा है, माना कि उन्होंने पूरे देश और दुनिया में अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन हमारे पास में सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प की, सबसे बड़ी शक्ति है सत्य की। अपना जज्बा, अपना जुनून एक क्षण के लिए भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जितने भी युवा मेरे सामने बैठे हैं, जो भी युवतियां मेरे सामने बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं और इस हॉल के बाहर बैठे हैं, इतने ही नहीं, ये दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान, जहां पर करीब 60% युवा शक्ति है। इतना युवा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान जितना धनवान, हिंदुस्तान जितना बलवान, हिंदुस्तान जितना चरित्रवान, महान, धनवान और
युवान देश पूरी दुनिया में कोई नहीं, और इसमें आप हमको एक बड़ी भूमिका निभानी। बस आशा, उत्साह, जुनून, शौर्य, पराक्रम, वीरता, गंभीरता, निरंतरता। निरंतरता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जीवन में। ये अपने जीवन में इसको नोट कर लो और हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, जीवन के किसी भी आयाम में आप शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो एक ही शर्त है, निरंतरता। निरंतरता। एक क्षण के लिए भी अपने मन में निराशा ना आए, एक क्षण के लिए भी अपने मन में अपवित्रता ना आए, एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में आलस्य ना आए। वेद में एक मंत्र आता, परोपे ही मनस्पापा किम असस्तानि संससि। एक क्षण के लिए भी यदि मन में निराशा है, तो अनेक जन्मों के कर्माशय और संस्कार हमारे साथ जुड़े। कुछ बाहर के लोग हमारे भीतर संशय पैदा कर देते हैं, कई बार भीतर से हम खुद ही डावाडोल होने लगते हैं। मैंने कहा ना, ये तो जीवन की शाश्वत यात्रा। अब इसमें दुर्बलताएं, कमजोरियां, ये तो स्वाभाविक सी बात है। उसको अंग्रेजी में ह्यूमन वीकनेसेस बोलते हैं। लेकिन हमको रुकना नहीं है, हमको झुकना नहीं है, हमको इन दुर्बलताओं के साथ में समझौता नहीं करना है, अपने भीतर इनको टिकने नहीं देना है। एक क्षण के लिए भी यदि निराशा है तो उसी क्षण उसको फेंक डालो, उसको हटा डालो। परोपे ही मनस पापो किम असस्तानि संससि। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्कस्य धातरसो विमान अजस्रो घर्मो हविरस्म नाम। अहम इंद्रो न पराजिज्ञः कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहित। ऐसा ऊंचा संकल्प कि मैं कभी पराजित नहीं होने वाला। माना कि चाहे कितना ही चारों ओर घनघोर अंधेरा हो, कितनी ही कांटों भरी राह हो, लेकिन चरे वैती जब तक दम में दम है मैं बेदम नहीं होऊंगा। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता ही रहूंगा और जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाऊंगा मैं रुकूंगा नहीं। इस संकल्प के साथ आज आपको यहां से जाना। 1,96,8,53,114 वर्षों का, करीब 200 करोड़ वर्षों का इतिहास हमारे सामने है सृष्टि का। महाविद्वान, महाबलवान और महान धनवान, सोने की जिसकी पूरी श्रीलंका सोने के जिसके महल, और उसको परास्त कर दिया। कंस और जरासंध, शिशुपाल कितने ही बलशाली थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। और एक पीतांबरधारी श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को साथ लेकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने वनवासियों को, वानरों को, भालुओं को साथ में लेकर के, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को और गांव वालों को, गवालों को साथ में लेकर के, और आचार्य चाणक्य ने भेड़ चाराने वालों को साथ में लेकर के बड़े बड़े साम्राज्यों का ध्वस्त कर दिया था। हम कभी भी छोटा ना सोचो। हजारों लाखों वर्षों से जिन राजा रानियों की परंपरा चली आ रही थी, और जिस समय भारत आजाद हुआ, मुल्क की आजादी के वक्त भी 565 राजाओं का राज, रानियों का राज इस देश में कायम था। आज एक भी राजा रानी का राज नहीं बचा। हजारों लाखों वर्षों से जिन राजा रानियों का राज चला रहा था वो खत्म हो गया। कुछ वर्ष पहले तक ही जिस ब्रिटेन का 70 से ज्यादा देशों में राज था वो खत्म हो गया। इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराएंगे वो, नींद उनको ना आए ये सोचने की बात है। और मैं आपको सच बताता हूं, आजकल बाबा सपने में दिखता है, मोदी भी सपने में दिखता है। अब 2 से ही डरते हैं। इसलिए आज हर एक युवा को, युवती को यह शपथ लेकर के जाना है कि हमारे रहते हुए इन बेईमानों को सत्ता पर नहीं बैठने देना है। उसके लिए हमें पूरी ताकत झोंक देना। इतना जोश, इतना जुनून, इतना शौर्य, इतना पराक्रम, इतनी वीरता, इतनी गंभीरता, इतनी प्रामाणिकता अपने जीवन में पैदा करो कि मैं जा करके एक एक बूथ पर, 1 बूथ 11 यूथ, एक एक बूथ पर कम से कम 10, 20, 25, 50 युवकों को खड़ा करूंगा और
ये सत्ता भी हम बदलेंगे और व्यवस्था भी बदलेंगे, एक इतिहास नया बनाएंगे। 2014 में सब कुछ बदलेगा, बस उसकी तैयारी अभी से शुरू करना। अपने जीवन को भी अच्छा बनाना। जब तक हमारे जीवन में प्रामाणिकता नहीं होगी, विश्वसनीयता नहीं होगी, हमारा चरित्र पवित्र नहीं होगा, निष्कलंक जीवन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं बन पाए। लोग चंद पैसों के टुकड़े के सामने बैठ जाते हैं। मुझे याद है 15-16 साल की उम्र में जब गुरुकुल में आया मैं घर छोड़ के, तो मुझे लगता था लोग ये कागज का होता है, ये पैसा तो कागज के टुकड़ों में लोग क्यों बहक जाते हैं। मैंने गरीब के दर्द को जिया है और देखा। बात से फोटो सेशन करवाने के लिए गरीबों की झोपड़ियों में जाते हैं। पहले से बेचारे गरीब होते, उनको और गरीब बना देते। हम फोटो सेशन कराने के लिए, एडवेंचर के लिए, सैर सपाटे के लिए, पिकनिक के लिए गरीबों की झोपड़ियों में नहीं गए। मैं खुद झोपड़ियों में पैदा हुआ हूं और झोपड़ियों में पैदा होने वालों का दर्द जानता हूं। और जीवन का एक संकल्प है कि देश के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक खुशियां नहीं आ जाएंगी तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा और उसके जीवन में हम खुशियां लेकर के आएंगे। इसके लिए काम करना है। भाई बहनों, मैं आपसे बातें कर रहा था, अब आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। आज आप जोश में हैं, ये जोश आपको ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अपने जीवन को तो बहुत ऊंचा बनाना ही है, साथ में अपने को राष्ट्र धर्म को भी निभाना है। इसे देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में इस देश की 25% भागीदारी थी। 18वीं शताब्दी तक, जबकि भारत को बहुत लूटा गया। सब संगठन के कार्यकर्ताओं को पुस्तक दी गई है, इसमें कुछ तथ्य दिए गए कि यदि ये देश में लूट न होती तो क्या होता। यूं तो करीब 1000 सालों से भारत लूट रहा है। कितने सालों से? करीब 1000 सालों से। 8वीं 9वीं शताब्दी से देश लूटना शुरू हुआ और 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में तो लूट बेशुमार हो गई। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और फिर उसके बाद तो विदेशी और देशी लोगों ने खूब लूटा। राजा महाराजाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने एक बात देखी होगी, पूरे हिंदुस्तान, मैंने भी देखा, आपको 200, 400, 500 वर्ष पुराने और कहीं कहीं 1-1000 वर्ष पुराने भी महलों के खंडहर तो मिल जाएंगे और 400, 500 पुराने साल महल भी मिल जाएंगे। आपने कोई 400, 500 नहीं, 100, 200 साल पुराने भी कोई गरीब आदमी का घर देखा? राजे महाराजाओं के महल सदियों से हैं। गरीब आदमी को तो हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता रहा है, लूटा जाता रहा है, उसका तो शोषण किया जाता रहा है। 400-500 साल पुराने महल मिल जाएंगे लेकिन कोई गरीब आदमी का घर नहीं मिलेगा आपको पुराना, क्योंकि बेचारे उनके तो घर उजड़ते रहते हैं। अभी भी चाहे वो विदेशी लुटेरे थे, अब 67 सालों में जो लूटा, तो हमने प्रामाणिकता के साथ इसमें बात को कहा और अब वापस इसको लेकर के आना है। यदि ये काला धन ना होता तो आप सुनो, हिंदुस्तान को जो बोलते हैं ना ये तो गरीब देश है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये काला धन जमा ना होता तो आज देश की जीडीपी 1000 लाख करोड़ रुपए होती। ये सब बातें सबको बताना। ये काला धन ना होता जमा देश विदेश में, और कितना जमा हुआ है? प्रोफेसर कैल्डोर कहते हैं 1955-56 में, ये आजादी के बाद की बता रहा हूं, 1000 सालों में जो लूटा उससे ज्यादा इन पिछले 67 सालों में लूट लिया। इसलिए मैंने कहा एक तरफ 1000 साल की लूट और एक तरफ इन 67 वर्षों में एक खानदान की लूट, उस लुटेरी खानदान ने ज्यादा लूट लिया है। प्रोफेसर कैल्डोर कहते हैं 1955-56 ने की जीडीपी का 4% वो ब्लैक मनी है। 1970 में वांचू कमेटी बनती है, वो कहते हैं ये 7% हो गई है लूट। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एक कमीशन बनाया जाता है, वो कहते हैं कि ये तो 18 से 21% हो गया है।
और अब भारत के सभी इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड की टॉप 5 एजेंसीज, उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए और सबको ये बताना है। देखो, अब ये सच और झूठ की लड़ाई में अब हम आमने सामने हैं। एक तो इस लुटेरे खानदान को अपनी लूट और झूठ को सच साबित करना है और हमें अपने सच को देश के अंतिम व्यक्ति तक घर घर जाकर के बताना है। जो जितना दूर तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, बस यही काम है। 2 वाक्यों की लड़ाई है। जिसने 1000 साल में जितनी लूट हुई उससे ज्यादा इस देश को लूट लिया। 125 करोड़ लोगों के पास में जितनी संपत्ति, में एक वाक्य कहा करता हूं, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान और एक तरफ ये लुटेरा खानदान, उससे भी ज्यादा दौलत है इसके पास। उनको अपनी झूठ को, अपनी लूट को इसको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस से संचालित होता है, इसलिए सच लिखने का साहस उनका बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जब सच दबाया नहीं जाता उस समय वहां दिखाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यहां कितने राजनेताओं की सत्ताएं चल रही हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो अभाव में, संघर्षों के बीच में आगे बढ़े, उनके बारे में कभी मीडिया ने एक शब्द नहीं लिखा। अरे हमारा जीवन अच्छा है, हमारा ध्येय अच्छा है, हम सच्चे हैं और हमारे भीतर ऋषियों का खौन है और हम एक बड़े लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मीडिया के मोहताज ना बने। हम माउथ मीडिया और अपने सोशल मीडिया, हम अपने कर्म पर विश्वास रखें, घर घर जाकर के चेतना जगाएं। जो हम चाहेंगे वो हिंदुस्तान में होगा। इतना ऊंचा आपका संकल्प होना चाहिए। हमें दूसरों पर ज्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए। और जहां तक संसाधनों का भी प्रश्न, मैं एक बात सबको कहना चाहता हूं, सब युवाओं को, युवतियों को और सब भाई बहनों को 1 दिन की कमाई महीने में वो सेवा के लिए, देश के लिए, इस अभियान के लिए निकालनी चाहिए। खाली 1 दिन की कमाई। हमें कॉर्पोरेट हाउसेज के भरे से अपने आंदोलन को नहीं चलाना है। हमें दूसरों का मोहताज नहीं होना है। मैं आगे आपसे जो बात कह रहा था जरा उसको गौर से सुनना। मैं आपसे जो कहना चाहता था कि आखिर इस देश की स्थिति क्या होती है और कहां हम लेकर के जाना चाहते हैं। इस देश को लूटा ना जाता, काला धन ना जमा होता, तो आज देश की अर्थव्यवस्था होती 1000 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? आज अमेरिका की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो है करीब 750 लाख करोड़ रुपए की और उसके ऊपर 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो वो कोई आगे नहीं है, वो तो कर्ज के ऊपर खड़ा हुआ। जिस दिन कर्ज वापस देना पड़ेगा उस दिन अमेरिका कंगाल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो भारत में ये काला धन की अर्थव्यवस्था ना होती तो भारत की जीडीपी कितनी होती? 1000 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका से कितना? 1.5 गुना। चीन से कितना? 2 गुना। जापान से कितना? 5 गुना। और आज हमारी अर्थव्यवस्था का साइज, हमारी जो जीडीपी उसका साइज है करीब 100 लाख करोड़ रुपए। आज कितना है? इसी के अनुपात में आप फिर चाहे वो ग्रोथ रेट है, चाहे वो सेविंग है, चाहे फिर जो है हमारे सरकारी बजट की स्थिति है, हमारा निर्यात है, विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी की बात है, टैक्सेशन का प्रश्न है, ये सारे प्रश्न एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। हमारी मुद्रा की स्थिति है। आज हमारे रुपए की अवस्था क्या हो गई है? यदि ये काला धन जमा ना होता तो आज रुपए के मुकाबले डॉलर और पाउंड वो निचले स्तर पर होते। अर्थात हमको 60 रुपए देकर के $1 नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि स्थिति ये हो सकती थी कि उनको 50-60 डॉलर देकर के $1 उनको खरीदना पड़ता। ये हालात हो सकती थी और ऐसे हम बना सकते हैं दोबारा। ये इतना बड़ा अभियान है, ये भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ। अब देश में मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं? सांप्रदायिकता, गैर सांप्रदायिकता। मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं? सस्ता खाना खाओ और हमको वोट दे जाओ। रोटी के आगे कुछ सोचो ही मत। अरे रोटी तो ये सारे पंछी भी खा लेते, चींटी से लेकर के हाथी तक। हाथी कम से कम 100 किलो खाता है, सोचता है कि कल को खाना कौन देगा।
कौन सी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? अरे हम तो 2 किलो भी पूरा नहीं खाते, 100 किलो से ज्यादा खाने वाला हाथी जब कल के खाने के बारे में नहीं सोचता, तो हमको खाने के बारे में नहीं सोचना, हमको देश के बारे में सोचना है, देशवासियों के बारे में सोचना है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी कैसे मिटेगी? ये कुशासन का अंत कैसे होगा? देश का समग्र विकास कैसे होगा? काला धन कैसे आएगा? भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा? इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंत कैसे होगा? इसके बारे में सोचना है। ये है देश के असली मुद्दे। मैं आपसे बात ये कर रहा था, अब आपको युवाओं को सोचना है कल को क्या होगा। आज इस देश के युवा, उनको ना तो पूरी शिक्षा मिल पा रही है, और पढ़ाई के बाद में ना उनको कोई रोजगार की व्यवस्था। आज इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। लेकिन यदि ये काला धन आता है, भ्रष्टाचार मिट जाता है, और देश में से जो चारों ओर जल जंगल जमीन भू संपदा और बजट की लूट हो रही है खत्म हो जाती है, तो हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा युवक और आम लोग जो बेरोजगार, उनको तो हम रोजगार दे ही सकते हैं। पूरी दुनिया के लोग रोजगार की तलाश में हिंदुस्तान में लाइन लगा करके खड़े हो सकते हैं। ऐसा हम भारत बना सकते हैं। आज हमारा युवा कहां जाने के लिए तैयार रहता है पढ़ने के बाद? कहीं यूके का वीजा लेता है, कहीं यूएसए का वीजा लेता है, कहीं कनाडा का वीजा लेता है, कहीं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेता है, कहीं जापान का वीजा लेने के लिए खड़ा हुआ है। वो दिन भी हमको लाना है, 5, 10, 25 साल लगेंगे हमको, हम संघर्ष करेंगे। युवा भारत का तो स्लोगन ही है, सेवा, संघर्ष और निर्माण। हमें ऐसा काम करना है कि भारत का वीजा लेने के लिए पूरी दुनिया के देशों में लोग लाइन में खड़े हुए हों। ऐसा अपने को शक्तिशाली भारत बनाना है। आज भारत के लोगों का यदि कनाडा का, यूएसए का, यूरोप का, जापान का, जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का वीजा लग जाता है, तो यहां लोग हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं कि मेरा वीजा लग गया। अपने देश को इतना कमजोर हमने बना दिया। अब युवा भारत के हमने 3 राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि अब वोट किसको देंगे? जो युवाओं को उनकी संख्या के अनुसार राजनीति में भागीदारी दिलाएगा। 60% युवाओं की संख्या है। आज जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, किसी भी क्षेत्र में आपको 50% युवाओं की भागीदारी नहीं मिलेगी उनकी संख्या के अनुसार। क्यों? क्योंकि युवाओं के बारे में किसी ने सोचा ही, देश के नीति निर्धारकों ने। तो अब 3 लक्ष्य हैं हमारे युवा भारत के कि युवाओं की राजनीति में कम से कम 60% भागीदारी उनकी संख्या के अनुसार, और इस बार जो संसद बने उसमें कम से कम 300 युवक युवतियां सांसद बन करके जाएं, तो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। वहां 90% से ज्यादा बुढ़े बैठे हुए, और यदि 5-10% जवान गए भी हैं तो वो राजा महाराजाओं के घरों के लोग गए, उनको क्या पता गरीब के दर्द का। दूसरा, भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों के समावेश के साथ सबके लिए निशुल्क समान शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के नाम पर कितना पक्षपात है, भाषा के नाम पर कितना पक्षपात और अन्याय है। 2% अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही साइंटिस्ट, वही जज, वही आईएएस, वही आईपीएस, वही नेता, वही अभिनेता, वही क्रिकेटर, वही एक्टर, सब जगह आपको वही भरे मिलेंगे। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषाओं में, जब जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, इटली में, दुनिया के सभी देशों में अपने देश की भाषा में लोग पढ़कर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सीए सारी आधुनिक शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध भाषा से नहीं ब्रेन से होता है, और ब्रेन जितना हिंदुस्तानियों का अच्छा होता है उतना अच्छा मस्तिष्क पूरी दुनिया में किसी देश के लोगों का नहीं। लेकिन एक भाषा के कारण से हमारी प्रतिभा को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। दूसरा युवा भारत का लक्ष्य कि भारतीय भाषाओं में समान रूप से आध्यात्मिक मूल्य और संस्कारों के समावेश के साथ निःशुल्क शिक्षा।
बच्चे ने क्या पक्षपात किया? गरीब के लिए अलग स्कूल, अमीर के लिए अलग स्कूल। गरीब आदमी को तो अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं मिलता है। तीसरी बात, पढ़ाई के बाद हर एक युवा को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। और आज ये सरकार कई तरह के प्रलोभन देकर के इस देश को भ्रमाने की कोशिश कर रही है। जिस दिन ये काम हो गया कि पढ़ाई करने के बाद में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जिसकी जैसी योग्यता है वैसे उसको नौकरी मिलनी ही चाहिए। हमारे पास जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं की बहुत, रिसोर्सेज की बहुत ताकत है, लेकिन किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। आज अमेरिका को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, जापान को काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, इसलिए उसने सारी अपनी इंडस्ट्री कहां लगा दी है? यूरोप में लगा दी है। उसने अपनी इंडस्ट्रियां अमेरिका में लगा दी, अफ्रीका में लगा दी है, भारत में लगा दी है, पूरी दुनिया में अपने उद्योगों का जाल बिछा दिया, क्योंकि वहां काम करने के लिए आदमी नहीं। आज दुबई में काम करने के लिए आदमी नहीं है, सऊदी अरबिया में, इराक में, ईरान में आदमी नहीं है काम करने के लिए, यूरोप के बहुत से देशों में आदमी नहीं है काम करने के लिए। अपने पास में आदमी, उनके हाथों को काम नहीं है। जिस दिन हिंदुस्तान के सभी युवाओं को, युवतियों को काम मिल जाएगा, उस दिन इनके हाथों में शराब की बोतलें या बंदूकें नहीं होंगी। ये अपने हाथों से राष्ट्र का निर्माण और सृजन करेंगे, खुद भी खुशहाल होंगे और राष्ट्र भी खुशहाल होगा। चीन 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात करता है और अपने देश को उसने आत्मनिर्भर बना दिया है सभी क्षेत्रों में। हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां और करीब कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए की लूट करती हैं हर साल। 10 लाख करोड़ रुपए के यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लक्स, लाइफबॉय, डो, क्रीम, पाउडर, साबुन, शैम्पू, कोका कोला, पेप्सी, नमक, आटा, पानी, ये सब बेच करके कम से कम 10 लाख करोड़। यही घरेलू उत्पाद, यही यूरिया, डीएपी आदि, यही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आदि 10 लाख करोड़ रुपए का। 10 लाख करोड़ रुपए का बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा का कारोबार, और 10 लाख करोड़ रुपए का करीब दवा का कारोबार। और अब तो हर क्षेत्र में, अब तो रिटेल में भी इनको घुसा दे रहे हैं। करीब 50 लाख करोड़ रुपए का वो बाजार है अभी, अब उसमें भी इनको घुसा दे रहे हैं। एफडीआई रिटेल में वही तो अनुमति दी है अभी। आर्थिक रूप से इस देश को गुलाम बना दिया है, सामाजिक रूप से इस देश को गुलाम बना दिया है, सांस्कृतिक रूप से इस देश को गुलाम बना दिया। किस बात की आजादी? ये सारी विदेशी कंपनियों को हमें ऐसे ही भगा देना चाहिए जैसे रात को 12 बजे हमने अंग्रेजों को भगाया। अब एक दूसरी आजादी की आवश्यकता इस रूप में है कि राजनीतिक रूप से तो हम कम आंशिक रूप से आजाद हो गए, अब आर्थिक आजादी, सामाजिक सांस्कृतिक आजादी के लिए ये जरूरी। तो गृह उद्योग, लघु उद्योग, इनकी जरूरत है इस पूरे देश को। और इसके साथ साथ एक भी ग्राम रॉ मटेरियल देश का बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले तो एक रॉबर्ट क्लाइव 900 सोना चांदी के जहाज भर के ले गया, आज तक हम गाते हैं कि वो इतना लूटा हिंदुस्तान को, अरे वो तो विदेशी था। आज हर दिन हजारों जहाजों में लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, थोरियम, सारी चीजें भर भर के विदेशों में जा रही है। 5 रुपए किलो यहां से लोहा खरीदते हैं रॉ मेटेरियल, और 50 रुपए किलो स्टील हमको वापस बेचते। हमारे विरोधी देश, हमारे शत्रु देश, वो हमसे ताकतवर बन रहे हैं, हमसे ऊर्जा लेकर के। हिंदुस्तान को कोयला खरीदना पड़ता है विदेशों से, और हिंदुस्तान का कोयला चला जाता है जापान और चीन। हिंदुस्तान को लोहा खरीदना पड़ता है विदेशों से, और हिंदुस्तान का जो आयरन ओर है वो लाखों अरबों टन जा चुका है और अभी भी जा रहा है हर साल। ये सारा रॉ मटेरियल जिस दिन हिंदुस्तान में रह जाएगा, विदेशी कंपनियां जिस दिन इस हिंदुस्तान से बाहर चली जाएंगी, वाटर मैनेजमेंट के द्वारा इस देश की सारी खेती उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास हो जाएगा। खेती में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, और इंडस्ट्री में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, और विदेशी कंपनी के पलायन से, उनको भगा देने से स्वदेशी अर्थव्यवस्था से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा।
50 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, तो अब एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकलने के बाद में हिंदुस्तान का कोई भी युवक और युवती बेरोजगार ना रहे। ऐसा काम युवा भारत के कार्यकर्ताओं को करना है। नहीं तो आपका कोई भविष्य नहीं है इस देश के अंदर, आपका कोई कैरियर नहीं इस देश के अंदर। हमें अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना, अपनी कंट्री के बारे में सोचना, अपने कैरियर के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। इसलिए युवा भारत के साथ मिलकर के सबको काम करना। ये युवा भारत के 3 लक्ष्य हैं, और जो ये 3 काम करेगा युवा उसी को वोट देंगे और वही देश के सिंहासन पर बैठेगा। ये आपको संदेश देश के करोड़ों युवाओं तक पहुंचाना है और उनको एक साथ संगठित करना है। अब 3 सामाजिक लक्ष्य हैं युवा भारत। पहला, जैसे मैंने राजनीतिक लक्ष्य बताया कि युवाओं की संख्या के अनुसार उनकी भागीदारी, समान रूप से सबके लिए निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा के बाद सबके लिए रोजगार की गारंटी। ऐसे ही 3 सामाजिक लक्ष्य अपने देश में पूर्ण जागृत युवा तैयार हो, जिनकी ज्ञान शक्ति जगी हुई हो, जिनके भीतर का प्रेम और करुणा वात्सल्य का भाव जगा हुआ हो, जिनके भीतर कर्म की पुरुषार्थ की शक्ति जगी हुई हो। ऐसे जागृत युवा जो शरीर से बलवान हो, जो संस्कारवान हो, जो प्रज्ञावान हो, तेजस्वी युवा तैयार करने, निरोगी युवा, निर्व्यसनी युवा, पूर्ण जागृत युवा, ऐसे युवा तैयार करने। युवा भारत का एक भी कार्यकर्ता कोई व्यसन में नहीं पड़ेगा। आज इस देश का बचपन, आज इस देश का यौवन बर्बाद हो रहा है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह युवा थे, महर्षि दयानंद युवा थे, इसलिए अज्ञान अंधेरे को मिटाया, वेदों का पाठ पढ़ाया और पराधीन भारत में स्वाधीनता का अलख जगाया। यदि महर्षि दयानंद न होते तो देश आजाद न होता। वो युवा थे, इसलिए क्रांति का शंखनाद उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद युवा थे, इसलिए इस देश की आत्मा को झकझोरा। आदि शंकराचार्य युवा थे, आचार्य चाणक्य युवा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम युवा थे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण युवा थे। और आजादी के लिए 7 लाख से ज्यादा जिन वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, चेन्नम्मा बाई, लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई, सब युवक युवतियां थे। ये 7 लाख युवक आहुति न देते अपने जीवन की तो देश को आजादी न मिलती। इसलिए अब भी युवाओं को एक बड़ी भूमिका निभानी। इसलिए मैंने कहा, निराशा में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए, व्यसनों में अपने जीवन को बर्बाद करने वाले युवा हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। जागृत युवा। तो मैं पूरा ऐसा विचार रखता हूं, ऐसा अपेक्षा करता हूं कि युवा भारत के सभी कार्यकर्ता इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, स्वयं पूर्ण रूप से जागृत होंगे। उत्तिष्ठत जागृत यो जागरतम ऋचक कामयंती यो जागरतम उत्सामानयंती। खुद पूर्ण रूप से जागृत होंगे और करोड़ों करोड़ों युवाओं को जागृत करके इस भारत को परम वैभवशाली, विश्व की आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए काम करेंगे। ये युवा भारत का सामाजिक लक्ष्य। इसके लिए आपको काम करना है। इसके लिए आज आपको दीक्षा के लिए बुलाया है, पूरी तरह से जागृत युवा। और दूसरा, सृजनात्मक रचनात्मक युवा। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलनात्मक काम। तो आपको एक रचनात्मक युवा बनना है, जागृत युवा। और जागृत होकर के अपनी शक्ति को राष्ट्र के निर्माण में, सृजन में लगाना है। जब तक किसी देश के युवा निर्माण में, सृजन में नहीं लगेंगे, तब तक देश महान नहीं बन सकता। तो आपको यह काम करना है। और तीसरा, बिना संगठित हुए कुछ प्राप्त नहीं होता है और बिना संघर्ष किए कुछ प्राप्त नहीं होता है। अपना हक कभी भी मांगने से नहीं मिलता है। आज हमको अपने हक की, ये न्याय की, ये देश की लड़ाई लड़नी है, तो ये मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें करना पड़ेगा। तो तीसरी बात, हर गली, गांव, मोहल्ला, हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, हर एक बूथ पर युवा भारत के संगठन का निर्माण करना है। फिर उन युवाओं को प्रशिक्षित करना है, फिर उनको कार्य में नियोजित करना है। तो तीसरा बड़ा काम, संगठित युवा। तो युवा भारत की इकाई हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर गांव में, और फिर हर दिन
सुबह या शाम जो अनुकूल हो मिलकर के सब योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, दौड़ लगाएं, कबड्डी खेलें, कुश्ती करें। और यद्यपि हम स्वदेशी खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, लेकिन क्रिकेट भी खेलना हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे विदेशी खेल खेलते खेलते देसी खेल में भी आ जाएंगे। लेकिन युवाओं को, पूरे देश में जितने भी युवा हैं, अब जैसे आज पतंजलि योगपीठ योग और आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र है। आज जिस तरह से भारत स्वाभिमान एक पतंजलि योग समिति ये दुनिया का सबसे बड़े संगठन के रूप में खड़ा हो चुका है, ऐसे ही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं युवा भारत के सारे कार्यकर्ता देश के सारे युवक युवतियों को युवा भारत संगठन से जोड़ के देश में सबसे बड़ा युवाओं का संगठन खड़ा करेंगे। इस अपेक्षा के साथ आपको यहां पर आमंत्रित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हमारे युवक युवतियां इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखो, बिना संगठन के कुछ नहीं होता। आज जो पूरी दुनिया चल रही है ना, आज पूरी दुनिया का व्यापार चल रहा है, तो क्या ऐसे ही चल रहा है क्या? सारे छोटे छोटे दुकानदार लगभग नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया का व्यापार कैसे चल रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। पूरी दुनिया को संगठित होकर के लूट रहे हैं WTO वाले। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, किस देश की करेंसी की क्या वैल्यू होगी, किस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे नियंत्रित रहेगी, इसके लिए दो संस्थाएं बनाई गई हैं। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम है IMF। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संगठित होकर के नियंत्रित किया हुआ है अमेरिका ने, सबके मुख्यालय अमेरिका में बने हुए हैं। पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है UNO। भारत जैसा ताकतवर मुल्क, जिसकी ज्ञान शक्ति, जिसकी सैन्य शक्ति, जिसकी आर्थिक शक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा रही, भारत दुनिया का सिरमौर था, हम जैसा कोई और न था, लेकिन उस भारत को UNO अपना स्थायी सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। भारत UNO की स्थायी सदस्य, स्थायी जो कमेटी उसका सदस्य नहीं है। पूरी दुनिया राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से संगठित है, पूरी दुनिया व्यापारिक रूप से संगठित है। बिना संगठित हुए कुछ नहीं कर सकते आप। और मैं तो चाहता हूं ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण अब अमेरिका के हाथों में नहीं, अब वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, WTO, WHO, ये दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इसके मुख्यालय अब अमेरिका में नहीं, वो हिंदुस्तान में बनने चाहिए। बस इसके लिए ये काला धन देश को दिलाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। अब ये जरूरी है कि हम सब मिलकर के, देखो ये जो मैं अभी एजेंसियों के नाम आपको बता रहा था, हिंदुस्तान में प्रोफेसर कैल्डोर से लेकर के वांचू कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस से लेकर के भारत के सभी अर्थशास्त्रियों और ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड के सभी इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि हिंदुस्तान का करीब 100 लाख करोड़ रुपए बाहर गया है। कितना? मैं एक जो सर्वसम्मति से, जो निष्कर्ष के रूप में, निचोड़ के रूप में, जो जिस पर सहमति बनती है वो बात कह रहा हूं। सभी लोग ये मानते हैं, सभी एजेंसियां मानती हैं भारत का 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर गया है। कितना? और ये 10% ही है। दो तरह का ब्लैक मनी होता है, क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी, माने सीमाओं के बाहर जो गया, और देश के अंदर जो है। तो देश के बाहर कितना गया? 100 लाख करोड़। तो देश के अंदर कितना होगा? कम से कम 900 लाख करोड़, कुछ इससे ज्यादा भी मानते हैं, लेकिन एवरेज कितना हो गया? 1000 लाख करोड़। जब ये वापस आएगा तब हालात क्या होगी? एक गांव को विकास के लिए मिलेगा कम से कम 200 करोड़। एक गांव को कितना मिलेगा? कितने गांव के युवक हैं? जो गांव वाले युवक युवतियां हैं, जरा हाथ उठाना।
ऊपर से नीचे तक सब हाथ उठा के रखेंगे। बोले भारत माता की, युवा भारत की, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। पतंजलि योगपीठ में 10वीं व